हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड में पहले यूनिट फर्स्ट पेपर की पहले यूनिट में कार्ल मार्क्स का टॉपिक हमारा चला हुआ है। कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। पिछले वीडियो में द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत की शुरुआत की थी हमने। उसमें उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और हेगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत की चर्चा हुई थी। अब कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत है वो किस प्रकार हेगल से भिन्न है और उसमें हेगल वाले सिद्धांत से क्या क्या मेल खाता है और उसने कौन कौन सी बातों का विरोध करके अपना जो सिद्धांत प्रस्तुत किया, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स मौलिक रूप से हेगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत से प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने हेगल के द्वंद्ववाद को संशोधित करके प्रस्तुत किया था। हेगल विचारों को कारण और भौतिक जगत को परिणाम मानते हैं। आपने चर्चा की थी पिछले वीडियो में, समझा कि हेगल जो है वो आदर्श विचारों को ही प्रमुख मानते थे, लेकिन मार्क्स जो है भौतिक जगत को अर्थात पदार्थ को, मेटीरियल पदार्थ को कारण और विचारों को इसका परिणाम मानते हैं। यानी हेगल से उलट वो अपनी बात को रखते हैं। वो एक जगह पर लिखते हैं अपनी पुस्तक में कि मेरी द्वंद्वात्मक प्रणाली हेगल की द्वंद्वात्मक प्रणाली से केवल भिन्न ही नहीं है बल्कि उसके ठीक विपरीत है। हेगल की रचनाओं में द्वंद्ववाद जो है वो वास्तविकता के ठोस धरातल पर नहीं खड़ा था, बल्कि वो एक रहस्यवादी लपेटों में छिपा हुआ था। एक रहस्यवाद था, उसका समझना आसान नहीं था। लेकिन कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांत के बारे में बताया कि वो तार्किक है। मैंने उसको पैरों के बल खड़ा किया, अर्थात उसको वास्तविकता के ठोस धरातल पर प्रस्तुत किया। मार्क्स ने हेगल के सिद्धांत को अमूर्त विशेषताओं के कारण ये माना कि यह वैज्ञानिक है। मार्क्स अपने सिद्धांत को वैज्ञानिक मानते हैं और हेगल के सिद्धांत को अवैज्ञानिक माना, रहस्यवादी माना। और एक आपत्ति उनको ये थी कि इसमें प्रयोग सिद्ध तत्वों का अभाव है। प्रयोग सिद्ध तथ्य नहीं, एम्पिरिकल फैक्ट्स नहीं है, और इसके अंदर तार्किक तत्वों का अभाव है। तो ये हेगल के सिद्धांत को लेकर के मार्क्स की आपत्तियां थी। अब मार्क्स के द्वंद्ववाद भौतिकवाद की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी? पूर्ण समग्रता, पहली विशेषता पूर्ण समग्रता। कार्ल मार्क्स की मान्यता थी कि विश्व एक संपूर्ण व्यवस्थित रूप है, अर्थात इंटीग्रेटेड होल, संपूर्णता। विश्व को आप संपूर्णता में देखते हैं, टोटलिटी। ये नहीं कि भाई प्रकृति की सब पृथक पृथक और जो घटनाएं हैं वो सभी स्वतंत्र और असंबद्ध, पृथक स्वतंत्र और असंबद्ध होकर के नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसको एक टोटलिटी में, जैसे किसी घटना का अन्य सभी घटनाओं पर प्रभाव पड़ता है और अन्य सभी घटनाओं का प्रभाव उसके ऊपर भी पड़ता है, इस तरह से हमें समग्रता के रूप में सामाजिक घटनाओं को, समाज को देखना होगा। दूसरा जो उसमें विशेषता थी, सतत गतिशीलता और परिवर्तनशीलता, कंटिन्यूस डायनेमिज्म एंड चेंज। कार्ल मार्क्स की मान्यता थी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक वस्तु निरंतर गतिशील है, प्रवाहमान है और उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ये मानते थे आप कि प्रकृति में जो कुछ भी वस्तुओं का उद्भव और विकास होता रहता है और कुछ वस्तुओं का विकास और विनाश होता रहता है। तो अपने द्वंद्वात्मक सिद्धांत में कार्ल मार्क्स वस्तुओं को विशेष महत्व देते हैं, अर्थात पदार्थ को, भौतिक दुनिया को। तीसरी जो विशेषता है वो है मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन, चेंज फ्रॉम क्वांटिटी टू क्वालिटी। ये हेगल की विशेषता थी। मार्क्स की मान्यता थी कि विकास की प्रक्रिया को केवल मात्र द्वंद्ववाद के अनुसार ही समझा जा सकता है, यानी कि सामाजिक विकास की जो प्रोसेस है
उसको हम द्वंद्ववाद से ही समझ सकते हैं। उनका ये मानना था कि छोटे छोटे मात्रात्मक परिवर्तन से ही बड़े बड़े गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, और ये परिवर्तन अचानक भी होते हैं, मंद गति से भी होते हैं, तीव्र गति से भी होते हैं, और ये प्रक्रिया निरंतर आगे की अवस्था की ओर चलती रहती है। परिवर्तन जो है चक्र के रूप में नहीं होता है, सरल से जटिल अवस्था में परिवर्तन होता है और सर्पिल आकार के रूप में होता है, टेढ़े मेढ़े रूप में, क्योंकि परिवर्तन इतनी सरल पर घटना नहीं होती, जटिल कॉन्सेप्ट है, और ये सरलता से जटिलता की अवस्था में परिवर्तन होता है। संघर्ष एवं द्वंद्ववाद आपकी चौथी विशेषता है। संघर्ष की प्रक्रिया से ही विश्व का विकास होता है। मार्क्स की एक मान्यता थी कि विश्व का विकास संघर्ष की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। संघर्ष को आप आंतरिक और बाह्य दोनों ही रूप में होना मानते हैं कि द्वंद्ववाद के अनुसार सभी वस्तुओं में विरोध अपने आप विद्यमान है, बाय नेचर। विरोध जो है समस्त प्राकृतिक घटनाओं और वस्तुओं में भूत और भविष्य में हमेशा वाद और प्रतिवाद होता है, हमेशा सकारात्मक और नकारात्मक तत्व मिलते हैं। यानी विरोध जो है वो विद्यमान होता ही है, क्योंकि कार्ल मार्क्स की विचारधारा ही संघर्षवादी विचारधारा है, तो घटना को और समाज को सोचने का नजरिया ही संघर्षवादी है। तो वो ये मानते हैं कि संघर्ष निरंतर चलता है, विरोध बाय नेचर यानी प्रकृति में हमेशा विद्यमान रहता है। भौतिक निर्णायकवाद आपकी पांचवी विशेषता है सिद्धांत की। जैसे हिगल का जो पांचवी विशेषता थी विचार निर्णायकवाद, जो हिगल का आपने देखा पिछले वीडियो में, मेटलिस्टिक डिटर्मिनिज्म, कार्ल मार्क्स की सबसे महत्वपूर्ण मान्यता जो है द्वंद्ववाद में भौतिकवाद की प्रक्रिया। आपके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार सर्वप्रथम परिवर्तन जो है पदार्थों में होता है, और पदार्थ ही विश्व का मूल है, केंद्रीय तत्व वस्तु। आपकी मान्यता ये रही कि विश्व की वास्तविकता भौतिक जगत है, ये दुनियादारी, ये जो है ना चेतना, आदर्श, विचार, ये चीज़ नहीं है। विश्व की जो मूल जो चीज़ है वो पदार्थ है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत के अनुसार मार्क्स का ये मानना है कि पदार्थ सक्रिय होते हैं, निष्क्रिय नहीं होते, और एक ही कारक को सभी परिवर्तनों का कारक मानते हैं, और वो कारक क्या है? आर्थिक कारक अर्थात पदार्थ। मार्क्स के अनुसार भौतिक दुनिया। हीगल के विपरीत मत व्यक्त करते हैं। हीगल ये मानते हैं कि निर्णायक चेतना या आदर्श विचार, निरपेक्ष विचार जो है विश्व को संचालित करते हैं, जबकि मार्क्स जो है चेतना का निर्णायक जो है अर्थव्यवस्था को मानते हैं, हमारी आर्थिकी, पदार्थ। मार्क्स जो है समस्त विश्व का आधार भौतिक पदार्थ को मानते हैं, मेटीरियल को, वस्तु को, ऑब्जेक्ट को। आप चेतना तक को पदार्थ के अधीन मानते हैं। मार्क्स जो है संपूर्ण विश्व की निर्णायक शक्ति के रूप में किसको प्रस्तुत करते हैं? पदार्थ को। यहां पर वो हीगल से भिन्न है। हीगल हमेशा आदर्श विचारों को और चेतना को तवज्जो देते रहे, प्राथमिकता देते रहे, लेकिन मार्क्स ने क्लियर कट बोला है अपने पुस्तक में, अपने विचारों में, कि संपूर्ण विश्व की निर्णायक शक्ति जो है वो पदार्थ है। अब दोनों के विचार, दोनों विचारकों की जो थ्योरी है आपको समझ में आई होगी, हीगल की थ्योरी और मार्क्स की थ्योरी। तो हीगल और मार्क्स के द्वंद्ववादी सिद्धांत की तुलना की जाती है, और कई बार परीक्षा में आता है आपके यहाँ कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, मार्क्स का सिद्धांत हीगल के सिद्धांत से किस प्रकार भिन्न है, या हीगल और मार्क्स के द्वंद्वात्मक सिद्धांत की तुलना कैसे कर सकते हैं। तो उस तुलना जब अपन करते हैं हीगल और मार्क्स के सिद्धांत की, तो उसमें पहले समानताएं देखनी होंगी, और उसके बाद किस प्रकार से हीगल से भिन्न है मार्क्स, वो देखनी। तो जैसे हीगल के सिद्धांत के अंदर भी संघर्ष एवं द्वंद्ववाद था, तो ये समानता मिलती है। तो उनके अंदर 4 समानताएं देखने को मिलती हैं। पहली है संघर्ष एवं द्वंद्ववाद। दोनों ही विचारकों की मान्यता है कि जो विकास की प्रक्रिया है वो वाद, प्रतिवाद और संवाद की स्थितियों से गुजरती है। देखा था आपने कल वाले वीडियो में
थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, ये दोनों ही विद्वान मानते हैं। निरंतर विकास, दोनों का ही मानना है कि उद्भव और विकास सदैव होता रहता है, निरंतर चलता है। मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन, दोनों ही विद्वान मानते हैं कि जो क्वांटिटी टू क्वालिटी चेंज होता है हमेशा, क्योंकि एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में जाते वक्त क्वालिटी में सुधार होता है। और जो इनका ये मानना है दोनों विद्वानों का कि विश्व और समाज में विकास एवं परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो गुणात्मक परिवर्तन में होती है। मात्रात्मक परिवर्तन का नियम दोनों देखा जा सकता है। मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन होने वाली बात जो है दोनों विद्वान मानते हैं। निर्णायकवाद, डिटर्मिनिज्म, मार्क्स और हिगल द्वंद्ववाद में सबसे प्रमुख समानता होती है निर्णायकवाद के समय। हिगल का निर्णायकवाद जहां विचार था तो मार्क्स का जो निर्णायकवाद पदार्थ। ये तो थी दोनों विचारकों के सिद्धांत में समानताएं। और अब बात करें असमानताओं की। मार्क्स और हिगल के द्वंद्ववाद में असमानताएं क्या थी? डिससिमिलरिटीज, द्वंद्ववाद का आधार। द्वंद्ववाद का आधार जो है हिगल के सिद्धांत का जो आधार था विचार, विवेक, चिंतन, धर्म, आत्मा, विश्वात्मा, ये सब चीज। जबकि मार्क्स के द्वंद्ववाद का आधार था केवल और केवल पदार्थ, यानी कि वस्तु, यानी आर्थिक जगत। परिवर्तन का कारण, हिगल के द्वंद्ववादी सिद्धांत का आधार था विचार और बाह्य आंतरिक विचारों का प्रतिरूप, और मार्क्स के लिए पदार्थ ही अंतिम सत्य है। मनुष्य की चेतना मनुष्य के अस्तित्व को निश्चित नहीं करती, अपितु उसके विपरीत मनुष्य की चेतना जो है उसके सामाजिक अस्तित्व द्वारा निर्धारित होती है। ये मार्क्स ने बताया। हिगल के लिए जगत का जो मूल तत्व तो आत्मा थी। मार्क्स के लिए जो दोनों ही जो पदार्थ हैं, आत्मा और पदार्थ, आंतरिक द्वंद्व के कारण निश्चित होते हैं। तो ये उनके अंदर असमानता थी परिवर्तन का कारण, कि परिवर्तन का प्रमुख कारक हिगल अलग मानते थे, मार्क्स अलग मानते। अंतिम लक्ष्य, अल्टीमेट एम, हिगल के द्वंद्ववाद में अंतिम लक्ष्य विचार और आत्मा व्यक्ति रहा है, और मार्क्स के द्वंद्ववाद में वर्गहीन समाज। मार्क्स का जो उद्देश्य था जीवन का वो ये था कि एक साम्यवादी समाज यानी कि वर्गहीन, क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना करें, वर्ग विहीन समाज की स्थापना उनका एक सपना था। हिगल के लिए अंतिम लक्ष्य विचार की अभिव्यक्ति है, मार्क्स के लिए वर्ग विहीन समाज की स्थापना। तो दोनों का अंतिम लक्ष्य अलग अलग था। अब अपन देखते हैं कि मार्क्स के सिद्धांत की कुछ आलोचना की जाती है, कि कुछ ऐसे विद्वान हैं जैसे मैक्स वेबर है और दूसरे विद्वान हैं, ये मानते हैं कि मार्क्स ने आर्थिक कारक को जरूरत से ज़्यादा महत्व दे दिया, इसलिए उस सिद्धांत की थोड़ी सी कमियां रह जाती हैं। आलोचना अपने तरीके से समाजशास्त्रीय जगत में उसकी आलोचना की जाती है, मूल्यांकन के रूप में देखते हैं अपन। संबंध और निर्णायकवाद की अवधारणा, सामाजिक घटनाओं के क्षेत्र में सामाजिक अनुसंधानकर्ता सर्वत्र पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, न कि निर्भरता का। इसके सिद्धांत में तार्किक और तथ्यात्मक भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत की पहली कमी ये बताई जाती है, कारण संबंध और निर्णायकवाद की अवधारणा जो है वो दोषपूर्ण अवधारणा मानते हैं। ऐसे विचारकों में एस्पिनास, दुर्खिम, थर्मवाल्ड, मेलिनोवस्की और गाउस जैसे जो विचारक हैं तत्कालीन समय में, उन विचारकों का ये मानना था कि आर्थिक कारक अन्य कारकों जितना प्राचीन नहीं है, और इसका अर्थ यह भी है कि सामाजिक घटनाएं परस्पर संबंधित होती हैं, है ना, और रहेंगी भी। वे कभी एक तरफा थी नहीं और एक तरफा हो भी नहीं सकती। कार्ल मार्क्स ने जरूरत से ज़्यादा जो एक चीज़ को महत्व दिया वो कम था। अनेकार्थक तथा अनिश्चित अभिव्यक्ति, आर्थिक कारक संपूर्ण ऐतिहासिक सामाजिक प्रक्रिया को व्याख्या करने में पूर्णतः सक्षम है, यह एकात्मक अवधारणा है। तो मार्क्स ने उद्घोषित किया कि आर्थिक कारक ही संपूर्ण ऐतिहासिक और सामाजिक प्रक्रियाओं की व्याख्या करने में सक्षम है। ये एक तरह से एक घोषणा होगी एकात्मक सिद्धांत, कि एक आपने घोषणा कर दी, लाइन खींच दी, वो दूसरे विचारकों के गले नहीं उतरी। संतोषजनक एवं सुस्पष्ट परिभाषाएं नहीं। कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांत में, अपनी व्याख्या में
आर्थिक कारक की, उत्पादन की शक्तियों की, वितरण की शक्तियों की, आर्थिक आधारों की, ये कुछ ऐसी शब्दावलियाँ थी, ऐसी अवधारणाएँ थी जिनकी कि उन्होंने स्पष्ट परिभाषा उन्होंने नहीं की। आर्थिक ये जो व्याख्या जो की उन्होंने, वो जो ये आलोचक विचारक थे उनके अनुसार सुस्पष्ट तरीके से परिभाषित नहीं हो पाई, अर्थात वो समझाने में असफल रहे। ये बहुत से विद्वानों की बात हजम नहीं हुई कि केवल आर्थिक कारक ही पूरे विश्व को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। कार्ल मार्क्स ने अन्य कारकों की हमेशा उपेक्षा की, आत्मा की उपेक्षा, आदर्श विचारों की उपेक्षा। जैसे ये एक पॉइंट है आलोचना का, जो हिगल ने आत्मा संबंधी विचारों को प्रमुखता से रखा था। तो ये मानते हैं कि ये एक तरह से जो है आत्मा की उपेक्षा भी सिद्धांत में नहीं करनी चाहिए थी। भौतिक पदार्थों को जरूर से ज़्यादा महत्व दे दिया और आत्मा और आदर्श विचारों को अमूर्तता के कारण कोई महत्व नहीं दिया, जबकि द्वंद्ववाद में इनका भी एक महत्व होता है कुछ हद तक। अतार्किक अवधारणा, आलोचक समाजशास्त्रों का यह मानना है कि मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत है वो अतार्किक है। एक स्थान पर कुछ लिखते हैं मार्क्स, दूसरे स्थान पर कुछ और लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए एक जगह पर भौतिक पदार्थ विचारों के निर्णायक है, दूसरी जगह पर उन्होंने लिख दिया कि समाज के विकास में मजदूरों को जागृत करना होगा। अर्थात जागृत करना क्या है? विचारों से आदमी जागृत होता है, तो वहां पर वो विचारों की महत्ता भी स्वीकार करते हैं। तो एक जगह पर केवल पदार्थ और केवल पदार्थ को ज्यादा महत्व देते हैं। तो थोड़ी सी विचारों में स्पष्टता आ गई, जिसको हम अतार्किक कहेंगे। इन कमियों के बावजूद भी कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है वो सामाजिक परिवर्तन के संबंध में समाजशास्त्र में एक विशेष स्थान रखता है, और उन्होंने वास्तव में विशेष जानकारी प्रदान की है कि केवल पदार्थ या भौतिक जगत जो है समाज में परिवर्तन लाता है और समाज को निश्चित करता है। तो एक तरह से समाज को समझने का नजरिया कार्ल मार्क्स का जो है वो द्वंद्ववादी था, और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का समाजशास्त्र में एक विशेष स्थान हमेशा रहेगा। धन्यवाद।